गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। कहीं भी कोई अभी भी आप अपने बाइक पर कार पर झंडा रखकर आराम से दिन में रात में अपना गाड़ी चला सकते हो, तो उसमें कोई अभी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो नवीन जिंदल का केस हुआ और ये ट्राई कलर का क्या क्या हुआ, तो इतना बताया। और हाँ, पहले भी ये भी था कि जो नेशनल फ्लैग होगा वो खादी खादी के कपड़े पर ही होगी। खादी वाले जो कपड़े उसमें भी एक पार्टिकुलर कॉटेज इंडस्ट्री वाले खादी से जो बिलोंग करते थे, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद है, वही झंडा बनाएंगे। तो बाद में भाई मोनोपोली क्यों रहा है, सिर्फ खादी क्यों, ऐसा थोड़े कि भाई जो कम पैसे वाले हैं जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो झंडा नहीं खरीद सकते, एकदम खादी का ही झंडा हो। तो उसके जो ड्रेसिंग जो कपड़े क्लॉथिंग की बात थी वो भी धीरे धीरे प्रोटोकॉल चेंज हो गई। एक ब्यूरो ऑफ इंडियन BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है जो डिसाइड करता है जिनको मेजरमेंट फ्रेम ये सब का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, BIS। उसको जानने का भी जरूरत नहीं है, वो जब आपको कुछ कुछ और बातें बताऊंगा कभी, उसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की चर्चा होगी। बस एक जानो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड साइजेज मेजरमेंट ये सब चीज़ से रिलेटेड है कि कोई नेशनल लेवल पर कोई चीज़ ऐसे हो तो मेजरमेंट का वो डिसाइड करता है। बस इतना ही अभी तक, और ज़्यादा विशेष नहीं बताऊंगा इसमें। अब देखें, नेशनल फ्लैग हो गया, डिजाइन प्रपोज इन्होंने कर दिया था पिंगली वेंकैया, ये तो वहाँ जो आंध्रा के थे, एंड रेटिफाइड इन, हाँ, इंडिया ने दिस रेटिफाइड समर्थन किया, मतलब इस एक प्रपोजल को कि हम कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेंगे कब, मई 1949 में। देखें, हालांकि कॉमनवेल्थ, हाँ कॉमनवेल्थ क्या है, मैंने बताया था कि जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, जो जो जहाँ पर ब्रिटेन का राज लगभग 59-60 कंट्री हैं उसमें आते हैं, तो जहाँ जहाँ ब्रिटेन का रूल रहा, तो वो सब जो कंट्री हैं जो इंडिपेंडेंट बाद में मिल गए तो उनको मिलाकर एक कॉमनवेल्थ बनाया गया, जिसके हेड वहाँ UK के जो हेड ऑफ स्टेट रहेंगे वही रहेंगे, वहाँ भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगी। इंडिया तो भाई जब डोमिनियन बना तो उसका मेंबर था ही, लेकिन उसके जो जो मेंबर थे ना, तो सबके जो हेड जो थे उनके जो मेंबर थे, मतलब जो भी अदर कंट्री थे, तो उनमें रिपब्लिक इस्टेब्लिश नहीं था। कहा जा रहा था कि जो मेंबर बने, तो कहीं इंडिया में क्या हुआ, इंडिया जब रिपब्लिक बने डोमिनियन के रूप में इंडिपेंडेंट हुआ, तो यहाँ हमारा कौन सेरिमोनियल हेड का है, नॉमिनल हेड किनके नाम पर फिर भी रूलिंग चल रहा था, क्राउन के नाम पर, जब तक रिपब्लिक नहीं बना, गणतंत्र नहीं हुआ। तो जब रिपब्लिक हुआ तो वहाँ इलेक्टेड हेड राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने। तो ये कहा गया कि कॉमनवेल्थ के जितने मेंबर हैं सबके जो हेड है ना हमारे क्राउन ही कहलाते हैं। तो इंडिया कहा कि भाई कि नहीं, हमारा तो भाई हम रिपब्लिक बनेंगे, हम क्राउन के अंदर अपना उनके नाम पर भी हम अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्री को में गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे। तो अब उनको प्रोविजन एक बदलना पड़ा, लंदन डिक्लेरेशन 1949 में एक लंदन डिक्लेरेशन आया कि ठीक है भाई, कम से कम इंडिया को भी हम अपने पास रखें, कि ये नियम उन्होंने बनाया कि जो कंट्री, मतलब जो रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक यूनियन है, वो भी चाहे तो कॉमनवेल्थ का मेंबर रह सकता है। तो अपने आप को रिपब्लिक बन के भी आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आपका हेड जो रहेंगे हेड ऑफ स्टेट, आपके जो इलेक्टेड जो भी रहे प्रेसिडेंट रहे वो रहेंगे, आप फिर भी कॉमनवेल्थ का मेंबर बन सकते हो। तो लंदन डिक्लेरेशन 1949 में आया। तो जब वो आया तो यहाँ के लोगों ने इसको रेटिफाइड किया कि भाई हम ठीक है, अब से परमानेंट के लिए आपका हमेशा के लिए सिर्फ रिपब्लिक बनने तक नहीं, मतलब 26 जनवरी तक नहीं, उसके बाद भी हम आपका मेंबर रहेंगे, तो इस चीज़ को रेटिफाइड किया गया। ये कहने का मतलब है, समझ में आया। तो कितने लोगों को डाउट होगा कि पहले से मेंबर थे तो यहाँ रेटिफाइड क्या चल रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया कि रिपब्लिक रह के भी आप हमारा मेंबर बन सकते हो। अब देखें, एडॉप्टेड नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑन 24 यहाँ देखें जुलाई 22 जुलाई को, ये 22 जुलाई 1947 को आज़ादी से पहले। अब यहाँ देखें यहाँ रिपब्लिक मतलब गणतंत्र होने से 26 जनवरी से 2 दिन पहले यहाँ हमने नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को
अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम क्या है जिसको बोलते हैं आई नेशनल सॉन्ग, तो राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय गान, आई नेशनल सॉन्ग को बोलते हैं राष्ट्रीय गीत। थोड़ा नेशनल एंथम को बता दूं, नेशनल एंथम जो हमारा क्या है अभी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एंथम क्या है। जन गण मन अधिनायक, बच्चों तुम लोग साथ में बोलो, बोलो क्या है जन गण मन अधिन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे हमारे मिनिस्टर हैं ना जिनको नेशनल एंथम नहीं आता है। बहुत सारे बड़े पर्सनालिटी जो टीवी में देखते हो उनको नेशनल एंथम बोलने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं आता है। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप इंडियन हो तो नेशनल एंथम पूरा आना ही चाहिए, मतलब वो नहीं है कि आप पॉलिटिशियन हो या आपको ब्यूरोक्रेट हो तो उसको नेशनल एंथम गाने आना चाहिए, भले ना आए। आप ऑनेस्ट रहो, जो आपको काम दिया गया है वो दिल से करो, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो, वो मेन जरूरी है। आप नेशनल एंथम खूब जानते हो, खूब गा रहे हो, नेशनल सॉन्ग जान रहे हो, वही तो हुआ कि भगवान के खूब प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं ओम भूर्भुवः से खूब बोल रहे हैं, खूब नमाज पढ़ रहे हैं, खूब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जा रहे हैं, लेकिन जो भगवान की जो आइडियोलॉजी है कि हेल्प करो, सताओ मत, काम के प्रति ऑनेस्टी रखो, लूटने की टेंडेंसी मत रखो, हेल्प पीपल, सेक्रीफाइस की फीलिंग रहे, ज़्यादा चाहत ना रखो, तो तो वो सब चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर वो सब करने से क्या मतलब। तो नेशनल एंथम जान रहे हो, सॉन्ग जान रहे हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है जिसको आपको फॉलो करना है वो नहीं कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, खूब लूट रहे हो, जो जितना पैसे फंड मिला आपको उसमें भी पैसे खा जा रहे हो, जो आपको वर्क दिया गया पढ़ाने का तो पढ़ा नहीं रहे हो सही से अब्सेंट कर रहे हो, काम चोरी कर रहे हो। डॉक्टर बन गए हो तो डॉक्टर में जो पेशेंट देखने का काम है उसमें काम चोरी कर रहे हो, पेशेंट को देखना रख के सिर्फ उसको परेशान कर रहे हो ऐसे। तो जो भी हो, पुलिस बन गए आप, एसपी बन गए तो जबरदस्ती झूठे के केस लगा के लोगों को फंसाते हो, उनके जमीन के मैटर उनकी लड़ाई चल रही थी, एक पार्टी से पैसे लेकर वो जमीन उसकी करवा देते हो, गरीब को जाकर मार कर उसको कहीं कहीं खुद ही जमीन हड़प हड़प लेते हो, बाल कहीं बाल सैंड माफिया चलता है तो इससे पैसे खा के है या जबरदस्ती कहते हो कि भाई ठीक है सरकार के रिकॉर्ड में दिखाओ कितना ही बालू निकाला, पूरा बालू तुम निकाल लो, ऐसे कर रहे हो, पैसे खुद खा रहे हो, तो फिर ये एंथम सॉन्ग जानने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, पर एज ए स्टूडेंट अभी नहीं जानोगे तो कब जानोगे। तो नेशनल एंथम जो है जन गण मन बोलोगे साथ में, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। तो आगे बोलते जाओ तुम। तो लास्ट में जो है जय है जय है जय है जय 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 है। तो ये जो कहा जाता है कि इसको आपको 52 सेकंड में, 52 सेकंड में इसको गाना है। और जब अगर इसकी सिर्फ दो सेंटेंस को, पहली और लास्ट सेंटेंस को जब अगर सिंग करते हैं, कोई गाते हैं, तो उसके लिए मिनिमम टाइम रखा गया 20 सेकंड। तो हम लोग को स्कूल में मुझे याद है जब प्रैक्टिस करवाई जाती थी ना बच्चों को गाना गाना पूरा, तो टाइम देखा जाता था, उस समय टीचर देखते थे टाइम, कभी कभी बच्चे सब लोग गा रहे हैं तो कभी कभी स्लो हो जाए, कभी लोग कुछ लोग पहले खत्म कर दे, कुछ लोग बाद में गाए जा रहे हैं, जय है जय, एक का जय 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 हो गया, अभी ये चल रहा है जय है जय चल रहा है, तो हम टाइम मैच करवाते थे, नहीं इतना सेकंड में सबको एक साथ खत्म होना है ऐसे। तो टाइमिंग बता दिया। अब ये नेशनल एंथम हो गया। नेशनल एंथम को किसने बनाया था, कि कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते ही होंगे, 1911 में, 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। कांग्रेस की जब सेशन 1911 की हुई थी तो उसमें इस नेशनल एंथम को गाया गया था। उन्होंने इस नेशनल एंथम को बांग्ला लैंग्वेज में लिखा था, बाद में उसको हिंदी में कर दिया, ट्रांसलेट किया गया। फिर उसके बाद इससे है कि एक आदि ब्रह्मो समाज का एक 2 साल बाद उनकी भी जब आपस में जब उनकी भी से मतलब मीटिंग चलती थी, तो आदि ब्रह्मो समाज में उसमें भी ये नेशनल एंथम को गाया जाता था उस समय। फिर आज़ादी से पहले ही एक मूवी कोई आई थी, मतलब 1945 में, एग्जैक्ट मूवी का नाम नहीं, तो उस मूवी में ही इस नेशनल एंथम को अच्छे लेवल पर दिखाकर मतलब उस सॉन्ग को लाया गया। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद तो इस सॉन्ग को ही नेशनल एंथम बनाया गया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में ही जब थे तो उन्होंने इस बात की अपील की थी कि इसको जन गण मन अधिनायक जय हो को नेशनल एंथम बनाया जाए, डिक्लेयर किया जाए। तो ये है नेशनल एंथम, इतना। अब है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग जिसको बोलते हैं वंदे मातरम। तो नेशनल सॉन्ग के बारे में बता दूं, कितने लोगों को वंदे मातरम मैं पक्का बताता हूँ, कम से कम 90% लोगों को वंदे मातरम पूरा नहीं आता होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। नेशनल सॉन्ग को बंकिम चंद्र चटर्जी ने देखे, आपको मैंने आदि ब्रह्मो समाज की बात की, तो आदि ब्रह्मो समाज की एक होती है
तत्वबोधिनी सभा, उनकी जब वो सभा होती थी उससे रिलेटेड है। तो सभा में इस सॉन्ग को गाया जाता था, 1912 में सबसे पहले गाया गया, तो 12 या 13 की बात है। नेशनल सॉन्ग की बात करूं तो वंदे मातरम, इसको कंपोज किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनका एक आता था आनंद मठ नाम से, उनकी जो एक कह सकते हैं आप उनकी पब्लिकेशन आती थी, उसमें उनको सबसे पहले मेंशन किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी, सोचे रविन्द्रनाथ टैगोर ये भी बंगाल से, बंकिम चंद्र चटर्जी वो भी बंगाल से, सोचे बंगाल में कितने इंटेलेक्चुअल रहे हैं और अभी भी हैं। तो 1870 में ही, 1870 में ही इसको कंपोज किया गया था वंदे मातरम को। इसमें गॉडेस को, मदर गॉडेस को प्रेज किया गया है, माँ देवी माँ को। इसमें मदरलैंड को मतलब भारत की भूमि को माँ माना गया है, इसके वे में प्रेजेंट किया गया है। बाद में बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, जैसे क्रिश्चियन ने, मुस्लिम ने, कि हम मदरलैंड को, धरती को माँ नहीं मानते, तो मैं ये नहीं गाऊंगा, ऐसी ऐसी बातें। ऐसा अभी भी होता है ना कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो भारत माता, जिसमें बता दूं लॉजिकल, भारत माता की जय नहीं बोल, कोई कम्युनिटी बोलते कि आप लोग माँ मानो, हमारे कुरान में ऐसा नहीं लिखा किसी को माँ माने, हमारी एक ही माँ है, ऐसे ऐसे। देखो, आ, भारत माता की जय क्यों बोले, किसी के बोलने पर नहीं, अगर सब लोग बोल रहे हैं तो फिर भी हम क्यों बोलेंगे, हम कभी नहीं बोले, ऐसे बहुत सारे आते हैं मीडिया में, बहुत सारे फालतू फालतू। देख ले, बता दो, भारत माँ कहने का कंटेक्स्ट क्या होता है कि जो धरती जिस पर आप पले हो, इसने आपको अनाज दिया, हर चीज़ यहाँ से आपको मिला, पानी भी जमीन से मिली, यहाँ रहे, सब चीज़ आपका हुआ, एक माँ की तरह इसने नरिश किया है आपको। इस कंटेक्स्ट में माँ बोला जाता है कि माँ होती है, माँ जैसी बोला गया है। जैसे आप हॉस्पिटल में, आप जो नर्स होती है उनको क्या बोलते हो, सिस्टर बोलते हो। हम लोग डॉक्टर जो सिस्टर जी बोलते हैं, पेशेंट लोग सिस्टर बोलते हैं। तो क्या सिस्टर बोलने से, क्या जो मुस्लिम जो मेंबर हैं क्या उनको सिस्टर ना बोलते हैं क्या? क्या वो जब हॉस्पिटल में जब एडमिट रहता है जब पेशेंट के रूप में, तो जो नर्स रहती है उसको सिर्फ नर्स बोलते हैं? सिस्टर बोलते हो ना, क्या नहीं बोलते हैं जो है मुस्लिम है, और जो ऐसा सोचते हैं मैं बता दूं, तो क्या सिस्टर बोलने से आपकी बहन हो गई? सिस्टर उस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया कि सिस्टर जैसी, बहन जैसी वो केयर करती है पेशेंट को, उनको दवाई खिलाना, पूछ कर खाना खाए कि नहीं खाए वो केयर करना, उनके कपड़े चेंज करवाना, उनकी थोड़ी एक्सरसाइज करवाना, बाथरूम ले जाने में उनकी मदद करना, एक बहन के तौर पर केयर केयर करती, इसलिए सिस्टर कहा जाता है। बोलने सिस्टर तो नहीं होगी, तो इसलिए मदर बोला जा रहा है कि भारत माता की जय, माँ माँ की जैसा माना गया है। तो ऐसे बोल देने से यही नहीं होगा कि आप है जो, आप भारत माता बोलने से, जैसे माँ के आप यूटेरस में आप 9 महीने रहते हो, तो भारत धरती मतलब धरती के जमीन के अंदर आप 9 महीने रहे और उसके बाद 9 महीने बाद उसको जन्म लिए, पैदा लिए, वो कंटेस्ट नहीं हुआ, वो लगाव के कंटेस्ट में बोला गया। तो पर पता चलता है कोई मुस्लिम लीडर ने बोल दिया कि भारत माता की मैं क्यों जो जय बोलूं, माँ हमारी नहीं है, हमारा कुरान अलाउ नहीं करता है। दैट्स राइट, कुरान अलग चीज है। यहाँ कोई कुरान, गीता और बाइबल ये सब को घुसाने की कोई, किसी को कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उस लगाव को डिनोट किया गया। और मैंने पहले ही बोला है, सारे रिलीजन रिलीजन एक भले अलग सब भले ही है, लेकिन सब लोग हम एक ही को याद करते हैं, वही, किस कोई अल्लाह बोल देता है, कोई भगवान बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, कोई गॉड बोलता है। पर आप राम बोल रहे हो तो जो मुस्लिम है वो भी इस बात को एतराज नहीं कर, राम वो अल्लाह को ही राम बोल रहा है, ये सोचिए आप, ये जाने है भी बात सही है। विष्णु बोले चाहे कुछ भी, दुर्गा माँ बोले कुछ भी, वो अल्लाह को ही उस नाम से बोला जा रहा है, वो बोल रहे हैं, याद कर रहे हैं, वही एक है, तो इतना नफरत क्यों? तो भारत माता की जय बोलने या ना बोलने में ऐसा किसी को कोई ये ऐतराज नहीं होना चाहिए कि हमारा वो अलाउ नहीं करता, वो नहीं करता है। समझ गए? तो ऐसा मैं बोला, मेरे फ्रेंड को भी ऐसे ही कुछ बात हुआ ऐसे, तो वो भी हमसे एक बार आर्गूमेंट किया, मेरा सबसे क्लोज दोस्त, मैं बता दूं, दैट्स वन ऑफ द क्लोजेस्ट, बहुत क्लोज मुस्लिम ही लड़का है, दोस्त है मेरा। साथ था, हम लोग 14 साल एक साथ रहे, एक रूम में रहे, एक फ्लैट में रहे, अभी भी उतने ही क्लोज हैं। तो अगर अब हमें कुछ भी हो तो सबसे पहले अगर मैं कॉल दूंगा तो वो आएगा सबसे पहले, कहीं भी हो, और उसे कहीं भी होगा, मैं कहीं भी रहूँगा, बिना कुछ देखे हुए मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। और हमारे बीच में बता दूँ, कभी भी पैसे का हिसाब किताब कभी भी नहीं हुआ, कहीं कहे तो तुमने इतना खर्च किया, कभी वो किया, कभी मैं किया, कभी हम खरीद लिए, कभी वो खरीद लिया, कभी हिसाब ही नहीं हुआ कि मेरा 10,000 खर्चा हुआ, तेरा पर 10,000 खर्चा हुआ, तुम मुझे दे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम लोग भाई की तरह रहे, जैसे दो भाई रहते हो अगर, तो क्या होता है कि तुमने कितना खर्च किया, तुमने कितना खर्च किया, नहीं होता ना। तो वैसे हमारी रही, कभी 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 हिसाब ऐसा हुआ ही नहीं, सोचा हम लोग इतने क्लोज है।
तो ऐसे कभी कभी बीच में डिस्कशन चल रहा था तो ऐसे कभी बता देता था ऐसे क्यों, तो मैंने बोला अरे ये क्या है ये सब, तुम किसी और नाम में पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं लूंगा, किसी और का स्टेटमेंट सुनते हो ऐसा तुम यहाँ बोल देते हो। और अगर किसी को जबरदस्ती तुम बोलो भारत माता की जय बोल, ये क्या तरीका है भाई, किसी के मुंह पे बोलो भारत माता की जो जय बोल, तुम्हें बोल जब बोला जाए कि ले खाना खा मिठाई खा, किसी को बोलने पर तुमको खाने को बोला जाए, ये भी गलत बात है ना, उसको दिल खुद होगा खुद बोलेगा। और जब सब लोग बोल रहे हैं तो उसको भी बोलने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मुंह में खड़ कर पकड़ लिया किसी को, अरे चलो बोलो भारत माता की जय, ये क्या तमीज है भाई, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये सब बिल्कुल बकवास चीज है, कि तुम प्रूव करो कि तुम इंडियन हो कि नहीं, तुमको बोलना होगा। बहुत गंदी हरकत है ये सब चीज। मेरे बच्चों, जितने जो जो मेरा सुन रहे हो, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमको बहुत, मैं एक जेन्युइन पर्सन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और करता हूँ। तो जो पढ़ाया भले सीखो ना सीखो, भूल जाओ, भूल जाओ। ये भी मैंने पहले बताया कि कोई ग्रुप ए ऑफिसर बनोगे, बी बनोगे, सी बनोगे, डी भी बनोगे, चाहे न भी बनोगे, पर जो ह्यूमैनिटी मैं सिखा रहा हूँ वो कभी नहीं भूलना चाहिए, वो आइडियोलॉजी कभी नहीं भूलना है तुम्हें। ह्यूमैनिटी की बात मैं करता हूँ, ना कि कोई रिलीजन की बात करता हूँ। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लाइफ को मैं बताता हूँ कि लाइफ जीना कैसे है, कैसे जिया जाता है। तो ये है। तो नेशनल सॉन्ग के बारे में बता दिया। तो इसका जो है थोड़ा सा मैं बता दूं, है ना, इसमें आप जानते हो वंदे मातरम होता है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय जय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम सुप्रज, है ना ऐसा। तो ये है सुप्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, ये सब पूरा है ऐसे। तो ये है वंदे मातरम का पूरा, मैं अभी नहीं बोलूंगा अभी, तो कहो कि यहाँ तो गाना ही चला रहे हैं, तो ये है नेशनल सॉन्ग इसको बोला जाता है। तो वंदे मातरम को, इसकी जो बैक की हिस्ट्री है थोड़ा ये बता दिया। देखिए वंदे मातरम इतना जो सॉन्ग था कहीं ना कहीं जन गण मन से ज्यादा उस समय फेमस चल रहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। आप कोई मूवी में देखोगे तो वंदे मातरम का एक जो नारा देते हुए, स्लोगन देते हुए लोग, रिवॉल्व हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो प्रोसेसन कर रहे हैं या कहीं बैठे हुए धरना दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तो ये नारा इतना स्ट्रांग चलता था उस समय, वंदे मातरम की जो आवाज होती थी। अब देखिए, इलेक्टेड डॉक्टर प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो मैंने बता दिया, ऑन जैन 24, मतलब 24, मतलब 2 दिन पहले ही राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट कर लिया गया था। तो 24 1950 इसलिए कि जब 26 जनवरी को संविधान इन्फोर्स हुआ, तो उसके 2 दिन पहले एक बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो सारे मेंबर थे एक बार फिर बैठे थे, 2 दिन पहले, भाई कुछ बचाव चाहे कुछ कहना है तो बोलो, और वहाँ जो भी चीज़ था लास्ट में डिसाइड हो गया। 26 नवंबर को ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गई थी, और इस दिन डेट को राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ये है नेशनल फ्लैग। थोड़ा सा ये कलर सही नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं आ रहा है। तो 22 जुलाई को ये नेवी ब्लू। मैं बता दूं कि जो फ्लैग है हमारा, हमारे इंडियन एयरफोर्स का, उसका भी एक लोगो है ना, तो उस गोल लोगो होती है, जो बाहर की ओर जो होती है गोल लोगो, उसमें 3 सर्किल जैसे आती है, उसमें अंदर वाली सर्किल का कलर ग्रीन होता है, बाहर आपको वैसे सेम झंडे की तरह बाहर वाले सैफरन कलर और बीच वाले व्हाइट कलर का एक गोल लोगो आता है उसका। तो मैं वहाँ रह चुका हूँ तो मैंने देखा ही है। तो ये रहा। अब देखिए ये है हमारे पिनड़ई, जो अभी मैंने इनको बताया जो नेशनल फ्लैग को जो डिजाइन किसने किया था, उनका ये फोटो है, पिंगली वेंकैया साहब। अब इनके बारे में बोला जाता है कि कितने लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये कोई थे भी, ये कोई झंडा डिजाइन किया ऐसा, बेचारे देख कर भी लग सकता है कि बहुत बड़े पर बहुत खास रईस। तो इनके बारे में बोला जाता है कि इनकी जब लास्ट में इनकी कंडीशन थी तो डेथ हुई, लोग उनको जानते भी नहीं थे। इनकी इकोनॉमिकल काफ़ी ख़राब कंडीशन में गुजरी लास्ट के टाइम में, और देश कहीं ना कहीं इनकी कंट्रीब्यूशन को या जो भी दिया इसको इनको भूलता जा रहा है। आज हम लोग आती है कि झंडा फहराएंगे, तो उस दिन बीच में कभी मैंने 1-2 साल पहले की बात है कि जिसे देखो भाई बड़ा सा डंडा में झंडा चल रहा है, 15 अगस्त को ये झंडा फहराया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ही एक ऑर्डर चल रही थी। जहाँ देखो गाड़ी पर लगा हुआ है, घर के पास सब झंडा लगाए हुए, पता नहीं पैसे से खरीदा था या फ्री में मिल रही थी, आई डोंट नो। तो ये सब पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है कि भाई हम नेशनलिज्म को, राष्ट्रीयता को है जो बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे करके क्या हुआ, जब करप्शन लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही पैसे खा रहे हैं, तो फिर ऐसे झंडे खाली फहराने से, बड़े बड़े डंडे में बड़े झंडे फहराने से कुछ नहीं होता। लोगों को सोच पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा।
लोगों में ऑनेस्टी होनी पड़ेगी। ये देखें, ये फोटो थोड़ा ब्लर आ रहा है, मैं थोड़ा एग्जैक्ट थोड़ा और अच्छा फोटो दिखा दूँ। कॉमनवेल्थ का जब इंडिया जो परमानेंट जब मेंबर बना, परमानेंट के 1949 में एज ए रिपब्लिक कहा कि हाँ कॉमनवेल्थ के मेंबर होंगे। हालांकि जो मीटिंग आप देख रहे हैं कॉमनवेल्थ के अदर लीडर हैं, और ये हैं, कौन है, एलिजाबेथ टू, जो अभी रिसेंटली 1 साल पहले डेथ की थी। तो लंबे समय तक मतलब 1952 से 2024 तक ये लगातार वहाँ के क्वीन रही थी। तो इतने मेल में सिर्फ एक ही फीमेल देखेंगी जो क्वीन है। तो और ये शायद 1960 का मीटिंग है, बस ये जानो, ये दिखाने का, पिक्चर दिखाने का मतलब था कि कॉमनवेल्थ में नेहरू जी हैं और बाकी सारे कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। ये नेशनल एंथम के बारे में जो बता दिया मैंने, रविंद्रनाथ टैगोर, ये दाढ़ी वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ग्रेट पर्सनालिटी। इनकी 3 जनरेशन भी वैसे ही थी, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर भी बहुत इनके ही ब्रदर रहे। तो बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटी रहे हैं टैगोर फैमिली से। अब देखें, कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 11 सेशन टोटल हुआ था, 2 साल चली। टाइम पीरियड देख लें, 2 साल 11 महीना तक लगभग टाइम लगा बनाने में, इतने दिन। थोड़ा बहुत एक नॉलेज में रखोगे, कभी एग्जाम में पूछ भी देता है, मतलब कितने दिन लगे ऑप्शन में दे सकते हैं, देते भी हैं, तो जानने की ज़रूरत है। अब देखिए, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर फॉर 114 डेज, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है 114 दिन तक उसको डिस्कस किया गया था। मतलब कहने का मतलब कि 114 दिन मतलब बैठक हुई थी, सेशन चला था। तो अब इतना दिन लगा था, हर दिन तो नहीं हो रहा था ना बैठक, तो कितने दिन तक सेशन चला, इतना दिन, 114 दिन। मैं आपको बता दूं खर्च हुए 64 लाख। ये 114 डेज देख रहे हैं ना, 114 को कर दे 141। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी को जो है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी अलग आएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपका है कि जो चेयरमैन थे वो भीमराव अम्बेडकर साहब थे। तो उसमें मैं बताऊंगा कि वो कितने दिन बैठक किया, कितने दिन सेशन उसका चला स्पेशल अलग। वो 141 दिन उसको टाइम लगा, 141 दिन तक उनका सेशन चलता रहा, आपस में डिस्कशन। और टोटल मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सब मिलकर कितना, 114 दिन। अगर पूरे की कंबाइंड बात की जाए तो 114 दिन, 141 दिन सिर्फ इंडिविजुअल की बात की जाए, उस कमेटी की बात की जाए, तो उसको 141 दिन लगा, इससे कहीं ज़्यादा टाइम, क्योंकि उससे मेन काम तो ज़्यादा काम उन्होंने किया था ड्राफ्टिंग कमेटी वाले ने। खर्च हुए उस समय के हिसाब से 64 लाख। 64 लाख बहुत बड़ी रकम है उस समय के हिसाब से, अगर अभी जोड़ा जाए तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं 650 करोड़ से कम नहीं होने वाला है। 650 करोड़ लगभग मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 650 करोड़ तो लगभग, जो क्योंकि उस समय का जो चीज़ जो मिलती थी, जैसे कि आई थिंक सिंपल से मैं बता दूँ, 1995 96 में जो टॉफ़ी, जो बता दूं, जो 25 पैसे में मिलती थी 95 96 में, वो टॉफ़ी अब 1 रुपये में मिलता है। 25 पैसे में 4 गुना, सोचे जिस पैसे से। दूसरी बात, अगर मान ले कि जो भी ज़मीन का जो रेट था, आप ऐसे इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि मान ले कि जो ज़मीन की रेट थी, मान ले कि 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपये, डेढ़ नहीं 1 लाख रुपये रेट थी जिस ज़मीन की। उस ज़मीन को अगर आज खरीदा जाए ना, जितना एरिया का जो भी हो, स्क्वायर फीट हो या कट्ठा हो, आज उसकी रेट है 50 लाख रेट हो गई है उसी ज़मीन की, उससे भी ज़्यादा हो गई है उस ज़मीन की रेट। तो उस हिसाब से लगा सकते हो इस 64 लाख का उस समय का क्या वैल्यू है। हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई हमारे तो सैलरी उस समय कितनी होती थी, 50 रुपये होती थी, 50 रुपये में भी हम बहुत अच्छा से खाते थे, बहुत अच्छा बचाते थे। तो 1 रुपया में ये इतना इतना चीज़ तो 1 रुपये में आ जाता था, इतना इतना 5 रुपये में तो इतना चीज़ आ जाता था। उस समय महंगाई कम थी, तो रेट भी अलग था। अब सोचे 64 लाख कितना खर्च, कैसे खर्चा हुआ होगा, क्यों। सेशन चल रही है, लाइट पंखा, लोग आ रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं, उसका भी खर्चा, उनका रहने का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, फिर गाड़ी पेट्रोल तो बता दिया, उसके अलावा पेपर वेपर का जो वर्क चल रहा है इसमें खर्चा। फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया, जैसे BN राव साहब के बारे में बताओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, डिफरेंट कंट्री में गए हैं। भीमराव अम्बेडकर का नहीं गए थे, डिफरेंट कंट्री में गए, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा पढ़ा। जैसे आज तो इंटरनेट पर जैसे कहीं अवेलेबल है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरनेट पर अवेलेबल है, मांग भी सकते हो भाई, मेल करके भाई इतना डॉक्यूमेंट PDF के फॉर्म में भेज दें।
उसमें तो ऐसा नहीं था, वहाँ जाना है, देखना है, पढ़ना है, वहाँ के जजों के साथ डिस्कस करना, वकीलों के साथ डिस्कस करना, आपका क्या चलता है, कैसे चलता है। तो उसमें खर्च तो दुकान में कोई आदमी जाएगा, तो ऐसे ऐसे ये सब खर्चे हुए तो 64 लाख कितना अमाउंट है। ऐसे भी सरकारी कोई भी काम होता है ना, सिंपल सा काम, एक नॉर्मल सा, जैसे 1 किलोमीटर का रोड बनेगा ना, तो उसका अगर खर्च सरकार की तरफ से पैसा कितना पास होगा, तो अगर आप जोड़ोगे एवरेज, तो 400 करोड़, 500 करोड़ 1 किलोमीटर की रोड बनने के लिए इतने पैसे पास होती है अभी के डेट में। 500 करोड़, 600 करोड़, इतना मिलता है ऐसे ऐसे। 500 600 करोड़ शायद मैंने कुछ ज़्यादा बोला या क्या, तो जो भी जाना, बहुत अमाउंट, ह्यूज अमाउंट होता है। क्यों, सबको पता है कि भाई कुछ है जो क्या करेगा, कुछ नेता लोग पहले वहाँ खा लेंगे, कमीशन मांगेंगे। कुछ क्या है, ऑफिस में जब पास होगा तो हम तुम जो ऑफिसर बनते हो, खाते हो, ये मांगते हो कि ये, कि भाई जो नाम नहीं लूँगा, ये सेक्रेटरी यहाँ के हैं, यहाँ के डीएम साहब, तो यहाँ के ये, तो ये इतना खाएंगे, पीडीओ साहब, ये साहब, सब खाओ रहे हो, सब खाओ खाओ, खाते खाते पेट फूल जाएगा, मर जाओगे एक दिन। होता भी वही है। ऐसे खाते हैं तो फिर जो काम करने के लिए जो पैसा बचता है, बहुत कम बचता है। खैर, वो जब सिस्टम में जाओगे तो खुद पता चलेगा। सुधर के रहोगे, अगर मुझे अगर मानते हो तो सुधर के रहना ही पड़ेगा। और नहीं मानते हो तो एज यू विश, व्हाट यू वांट टू डू यू डू, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, यू नो व्हाट विल हैपन। तो ये चलते हैं एक घर। तो सीए कंटिन्यू, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यू एज प्रोविजनल पार्लियामेंट के बारे में मैंने बता दिया, कब तक पार्लियामेंट की तरह रहा। प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1952 तो 17, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था, इसके जो मेंबर थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट की तरह तब तक काम करता रहा जब तक जनरल इलेक्शन, मतलब उस समय भी इलेक्शन नहीं हुआ था, इलेक्शन होने में टाइम लगा। 1951 1952 में जनरल इलेक्शन हुआ पहली बार। तो मैंने भी मेंशन किया है, टिल 1952, यहाँ अप्रैल 1952 आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951-52। देखिए, आप पढ़ेंगे, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 1952, कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अ, प्रचार कैसे कर सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, कैसे रिमार्क नहीं दे सकते, वो सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 1952 में बनाया गया। तो वो सब बनने के बाद फिर उस समय इलेक्शन हुआ। ये है, इलेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर पहली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, तो जो जो बनी वो बाद में मैं बताऊंगा। ये डेट है, एग्जैक्ट डेट जानने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है, रफली याद आना चाहिए कि इस मंथ से मंथ एंड ईयर, इतना डेट इतना याद करते जाओगे, फिर बाद में मिक्स हो जाएगा, फिर याद ही नहीं रहेगा कि भाई नेशनल फ्लैग जो है कब अडॉप्ट किया गया था, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था, उसमें ही ध्यान खो जाओगे। यहाँ के बारे में जो बता दिया स्पेशल, कोई उतना नहीं है, सिर्फ मंथ एंड डेट, ईयर। जब पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट जो बना तो उसमें 2 हाउस थे, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा में जो बने, राज्यसभा में जो कैंडिडेट जो 6 साल के लिए होता है, पहले पता होगा। अब पहले उसमें कंडीशन रख दिया गया कि जैसे लोकसभा तो 1 साल 5 साल बाद सब खत्म, नया इलेक्शन होगा। राज्यसभा के इलेक्शन तो ऐसा नहीं होता है कि सब खत्म नया इलेक्शन। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, जो उसके मेंबर एक साथ कभी नहीं सब रिटायर होंगे। तो एक उसमें लॉटरी सिस्टम रखा गया कि 2 साल में आप रिटायर हो गए, 2 साल में वो रिटायर होगा, 2 साल में वो रिटायर होगा, ताकि वो परमानेंट चेम्बर बना रहा है, कभी भी भंग नहीं होता, वो डिजॉल्व नहीं होता वो। राज्यसभा मैं बताऊंगा, पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो। अब है कमिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भाई आपस में बांट देना चाहिए कि किसको क्या काम देना है, क्योंकि काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सही तरीके से बनाएंगे तो कमेटी बनी। हर जगह कमेटी बनती है। तो कुछ बड़े कमेटी, 8 कमेटी, कुछ बड़े कमेटी थे, 8 देखें, एंड कुछ माइनर कमेटी थे। माइनर कमेटी बहुत सारे थे, लगभग 15-13 के आसपास हैं, 13 माइनर कमेटी। अब थोड़ा मेजर कमेटी कमेटी के बारे में बता दूं। अब देखिए, इससे क्वेश्चन भी आता है। पहला मेजर कमेटी में देखें, मैंने ये पिक्चर मैं क्लियरली बता दूं, मैंने बुक से लेकर रख दिया है, क्योंकि इसमें कोई मॉडिफाई करने वाली बात थी नहीं। थोड़ा नीचे, इसमें कोई मॉडिफाई करने वाली बात नहीं थी, जो फैक्ट है जो फैक्ट है, उतना मुझे फिर से लिखो टाइप करना पड़ता। फोटो लिया, रख दिया मैंने।
रखने का मतलब है आप खुद भी रट सकते थे, याद कर सकते थे, मेमोराइज करते थे। मैं थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें बता दूं जो थोड़ा सा आपको याद रखने में सहूलियत हो, इसलिए मैंने रखा है। देखिए, यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे, जो हेड थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखें, पावर कमेटी तो समझ में आता है, यूनियन पावर कमेटी, पावर की बात जो हो रही है जवाहरलाल नेहरू के पास था। कमेटी के बारे में मैं डिस्कस ज़्यादा डिटेल अभी नहीं करूँगा कि इस कमेटी का क्या फंक्शन था। एग्जाम में पूछा पूछा भी नहीं जाएगा। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन जो आता है, ये सब मेंबर थे या नहीं। देखिए, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अगर एग्जाम में रहे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का कौन चेयरमैन था ऐसे बोला जाएगा, या कौन लीड करते थे, कौन किनके अंडर था ये। अगर आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आप नहीं जानते हो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद एंड भीमराव अम्बेडकर। सोचोगे ना कि भीमराव अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा रहा है, सोचोगे तो आंख बंद करके लड़का किसको मारेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो भीमराव अम्बेडकर को मारेगा ना। लेकिन देखिए, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो थे, लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है। तो अब देखिए, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के बारे में। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना दिमाग ला सकते हो कि भाई प्रोविंस के लिए, जैसे कि सब प्रिंसली स्टेट को मिलाने का काम, सब स्टेट को मिलाने का काम कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग रूप से। ये बोल्ड लीडर थे, इनका काम था, तो ये कर रहे थे। मैं यहाँ अभी थोड़ा थोड़ा कुछ, अभी इस पहले यहाँ एक एक बार मैं थोड़ा करवा दूँ, उसके बाद मैं एक लीडर के बारे में थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा जानने की ज़रूरत है। चलो मैं यही बता देता हूँ, बाद में फिर मैं नहीं आ पाऊंगा वापस। तो यूनियन पावर कमेटी में जो थे, ये जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं आप, बहुत बड़े फैमिली से, रईस फैमिली से थे। मोतीलाल नेहरू ऑलरेडी फेमस लॉयर थे, रईसों की तरह इनकी ज़िंदगी थी। आनंद भवन आप इलाहाबाद में है उनका, मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू का क्या है कि इनके जो फादर थे पहले इंडियन पुलिस सर्विस में थे, दिल्ली में ही उनके फादर सर्विस किया करते थे। और ये लोग कश्मीरी पंडित रहे, इनकी मोतीलाल नेहरू या इनकी वाइफ, ये सब उनका वो ओरिजिन रहा। और तो मोतीलाल नेहरू जब लॉ प्रैक्टिस करते हैं तो इलाहाबाद में वहाँ जाकर सेटल हो जाते हैं। उनकी प्रैक्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का जो मेन हाई कोर्ट है इलाहाबाद में है। लखनऊ में एक उनकी ट्राइब एक ब्रांच है, बस ऐसे कह सकते हैं, एक बेंच बैठती है लखनऊ, लखनऊ बेंच। लेकिन मेन जो ब्रांच मतलब मेन जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में। प्रैक्टिस वहाँ करते थे, काफ़ी प्रैक्टिस चलती थी। नामी थे मोतीलाल नेहरू। अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को, उनकी एक जवाहरलाल नेहरू बेटे थे और दो बेटियां थी उनकी। जवाहरलाल नेहरू को बचपन से ही फॉरेन में भेजा पढ़ने के लिए, लंदन ये वो, उसमें तो कोई भी हो तो लंदन जाते थे। तो लंदन में पढ़ा, वहाँ से लॉ वो भी किया, बैरिस्टर बन के आए। और कहते हैं कि इनकी इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंशियल थी, मतलब बहुत अच्छी थी। भाई नेचुरल सी बात है, जो बचपन से जो जैसा बोलते रहेगा वो चीज़ तो उसमें फ्लुएंट रहेगा ना। अब मान लीजिए कि आप बचपन से ही तमिलनाडु में रह रहे हो, आंध्रा में रह रहे हो, तो आप तमिल अच्छी जानोगे, तेलुगु अच्छी जानोगे, हिंदी वाले बेल्ट में हो तो हिंदी अच्छी जानोगे, हिंदी सही बोलोगे, फ्लुएंट बोलोगे। हमेशा ये वर्ड लैंग्वेज ही बोलना है। शशि थरूर बहुत टाइम वो फॉरेन में रहे, तो आज जब इंग्लिश बोलते हैं तो नॉर्मल इंग्लिश नहीं हमारी तरह से बोलते हैं। जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूँ, यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। तो ये जो है शशि थरूर, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। उनको थोड़ा उनकी टोन स्टाइल मतलब फॉरेन में, जब वो हिंदी बोलते हैं तो इंडियन जैसा लगता है, जब वो इंग्लिश बोलते हैं ना तो बिल्कुल फॉरेनर लगता नहीं कि वो इंडियन कोई बोल रहा हो। और बहुत तुमको समझ में नहीं आया कि बोलना क्या चाहते हैं। तो जब मैं भी सुनता हूँ कभी कभी स्पीच, यार ये बोलना क्या चाह रहे हैं यार, ऐसे क्यों बोल रहे, इस बड़े हिंदी ही बोल दे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ ऐसे। तो हालांकि पार्लियामेंट में लोग होते हैं तो कहते हैं कि यार ये इंग्लिश क्यों शुरू कर दिया। दूसरे लोग इंग्लिश बोलेंगे आपको समझ में आएगा, वर्डिंग जो प्रोनाउंसिएशन है हमारी तरह, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही है। ब्रिटेन की प्रोनाउंसिएशन जो ब्रिटिश है उनकी भी प्रोनाउंसिएशन समझ लोगे, यहाँ तक कि ट्रम्प की भी जो इंग्लिश वो बोलता है उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी समझ लोगे आप। मिस्टर मोदी माय गुड फ्रेंड। देखिए ये जो बोलते हैं ना, पता नहीं चलता कहना क्या है, मतलब बोल क्या रहे हैं, वर्डिंग नहीं समझ में आता। तो कहते हैं इनकी अच्छी, क्योंकि वो इनकी बहन के बारे में बता दूं कि एक विजय लक्ष्मी पंडित इनकी बहन सिस्टर थी। इनकी एक और सिस्टर है बहुत बड़ी, और राइटर राइटर थी वो। तो उनके बारे में नाम ध्यान में मुझे अभी नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ, चाहे आपने पढ़ा भी नहीं, सुना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन
बहुत सारे राइटर हैं जिनके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना है, इसमें कौन बड़ी बात है। तो राइटर थी विजय लक्ष्मी पंडित, उनका भी इंडियन फ्रीडम फाइट में इन्वॉल्वमेंट रहा। विजय लक्ष्मी के बारे में, पंडित के बारे में बता दूं, ये पहली फीमेल थी जो इंडिया के, आई थिंक मैंने बचपन में ही पढ़ा था कि फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ द इंडिया, मतलब भारत की पहली राजदूत, महिला राजदूत, ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वहाँ की मेंबर रह चुकी थी, वहाँ की प्रेसिडेंट रह चुकी थी विजय लक्ष्मी पंडित। नेचुरल सी बात है भाई, बड़ी फैमिली से, मतलब नेहरू की फैमिली से, नेहरू का दवा दवा चल रहा है, तो भाई अपने लोगों को जो, वो तो ऐसे भी इस चीज़ को उन्होंने ज़्यादा फोर्स किया है फैमिली, जब मतलब फैमिली को, तो क्वालिटी तो ऐसे भी देखो, मैं बता दूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ से बैरिस्टर बन के आए, तो क्वालिटी बंदे में बहुत थी। सोचो, जेल से डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा इन्होंने, लिखा है ना, जेल से बुक लिखी है, तीन तीन बुक तो उन्होंने जेल से लिखी है। बायोग्राफी करके एक बुक आती है उनकी, जेल से ही उन्होंने लिखी है। और दूसरी बात, लेटर लेटर टू, मतलब एक ध्यान में एग्जैक्ट नाम आता है, मतलब लेटर ऑफ फादर टू डॉटर, पिता का पत्र पुत्री के नाम, ऐसे एक है उनका बुक है, वो भी उन्होंने जेल से ही लिखा है। तो एजुकेशन देखो आज का और पहले में डिफरेंस क्या है कि आज, पहले जो एजुकेटेड फैमिली होती थी ना, पैसा खूब कमा रही है, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इन्फोर्स करती थी, पढ़ना है, कोई भावना रहती थी। पहले भी मैंने इस चीज़ को जिक्र किया। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के जितने बहन भाइयों में, सब कुछ ना कुछ, या तो कोई सिंगिंग में कोई अच्छा एक्सपर्ट है, तो कोई किताबें लिखने में, तो कोई पेंटिंग में। रविन्द्रनाथ टैगोर तो पेंटिंग में, नॉवेल्स लिखने में, हर चीज़ में मतलब एक्सपर्ट। तो उनकी फैमिली में इस चीज़ को इन्फोर्स किया गया, सबको पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, पढ़ा, सब इंटरेस्ट भी रहा। बाप वकील, वकील का काम हमेशा किताब पढ़ना, हमेशा एक्ट किया आ रहा है, रोज केस किस वहाँ आर्गूमेंट करना है तो रात को पढ़ कर जाना है, बच्चा भी पढ़ा। अब तो होता है कि जब बाप पढ़कर बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया, तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई मैं बिजनेस करूंगा, ज़्यादा पढ़ने होने में दिमाग क्यों लगाना होता है, मुझे टेंशन नहीं लेना है। पहले ये सिस्टम नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू का ये था। उनके इनकी शादी भी, आपको थोड़ा सा हल्का पता होगा, इनकी वाइफ का जो नाम था, जवाहरलाल नेहरू का वाइफ का नाम था, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर जगह है, हमारा जो जिपमर पौंडीचेरी जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, ऐसे ऐसे। फिर इनकी वाइफ के नाम से यहाँ इलाहाबाद में एक मेडिकल कॉलेज भी है। माता एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है क्या है, मतलब खैर छोड़े, उतना ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, मैं हल्का हल्का बता देता हूँ। सरदार पटेल के, जहाँ नेहरू की जब कहते हैं कि जब डेथ हुई तो बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई, लेकिन मेडिकल साइंस में हमने कहीं पढ़ा है कि इनको फील होने की जरूरत नहीं है, इनको एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज था जिसको बोलते हैं एसटीडी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिफिलिस। सिफिलिस था इनको, पब्लिकली ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं हुआ, पर मेडिकल साइंस में हमें भी कहीं पढ़ाया गया, पढ़ा है कि इनको सिफिलिस थी। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, कैसे होता है मैं ज़्यादा इसमें जाऊँगा नहीं, क्योंकि आप लोग निगेटिव परसेप्शन बना लोगे किसी पर्सन के प्रति, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता। आप लोग को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करता हूँ, और एक नफरत ना फैले, इस चीज़ को मैं, एक भाईचारे ब्रदरहुड सब में हो, इसको मैं प्रेरित करता हूँ हमेशा से ही। तो ये, तो नेहरू आई थिंक 16 ईयर तक कंटिन्यूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। इनके टाइम में ही चाइना इंडिया जो वार उस समय जो चल रहा था, 1962 में इनकी डेथ होती है। तो ये है नेहरू के बारे में। अब है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल रहे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके एक और भाई थे विट्ठल भाई पटेल, बड़े भाई थे इनके। इनकी भी जो इन लोगों की तरह इनकी रईस फैमिली नहीं थी, इन्होंने पैसे जमा जमा कर कर पढ़ा। जब विदेश पढ़ने की बारी आई तो इन्होंने बड़े भाई को पहले भेजा, बाद में खुद विदेश में जाके पढ़े। ऑफ कोर्स ये भी एक लॉयर थे। और खेदा जो रीजन है गुजरात, वहाँ से बिलोंग करते थे। धीरे धीरे ये, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि बड़े भाई के द्वारा ही पॉलिटिक्स में लाए गए, पॉलिटिक्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया आप जानते हैं। तो ये मैं बता दूं कि जब सरदार पटेल की जो डेथ हुई थी 1950, मतलब देश को कंट्री रिपब्लिक हुआ उससे पहले ही डेथ हो गई थी इनकी, लगभग 1 डेढ़ महीना पहले डेथ हो गई थी। काज ऑफ डेथ एग्जैक्ट पता नहीं, ये कहते हैं कि इनके मुंह से खून आना शुरू हो गया था। ठीक है, इनकी बेटी इनके साथ रहती थी। हालांकि जब खून आने से पहले क्या है ना कि इन्होंने, मैंने एक आपको नाम बताया था, एनवी गदगिल, नरहरि विष्णु गदगिल, कैबिनेट में एक मेंबर थे ना, मैंने बताया था।
तो इंडिपेंडेंस के बाद जो कैबिनेट बना था नरहरि, जब मैंने आपको एक लास्ट चैप्टर में चैट दिखाया था, बुक में नाम गलत है, वो बताया था कि एन बी गडगिल नरहरि गदगिल, वी आर गदगिल नहीं, वी एन गदगिल नहीं है वो। उनको उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यार मैं लंबे समय नहीं, मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा। देखें, जिसके अंदर बीमारी चल रही होती है ना, कोई बड़ा बीमारी कुछ होना, उसको खुद एहसास हो जाता है यार। लोग चाहे कुछ भी उसको सद्भावना देते रहते, नहीं नहीं आपको कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, आप जी कोई दिक्कत नहीं है, सब रिपोर्ट सही है, सब बढ़िया है। उस पर्सन को एहसास हो जाता है, उनको उसमें एहसास, हालांकि ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी उनकी डेथ मरने की, उनको एहसास हो गया यार कुछ तो मेरे अंदर गड़बड़ चल रहा है। मतलब वो वीकनेस, वो भूख नहीं लगना, वो ताकत चला जाना, लेजीनेस आ जाना, दर्द होना, ठीक है। तो आदमी को फीलिंग आ जाती है कि भाई शरीर धीरे धीरे खोखला हो जाना, कमजोर हो जाना दम। तो आई थिंक हो सकता है कुछ ना कुछ कैंसर ही होगा। तो उन्होंने ये पहले बता दिया था कि सब लोग को लगा कि क्या यार ऐसी फनी बातें करते रहता है यार, ऐसे ही कुछ भी बोलते रहता है, ऐसे ही कुछ बात के लिए नाराज होगा घर में, कुछ बात के लिए बहस चला होगा, ऐसे बातें करता रहता है। बात बोल दी थी। जब हेल्थ उनके डिटीरियोरेट होना शुरू हुआ, मैं बता दूं, जब कैंसर आपको किसी आदमी को होता है, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, लोगों को देखा, लीवर कैंसर, स्टोमक कैंसर, लंग कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर। तो ऐसे केस में शुरू में बिल्कुल सही दिखेगा, लेकिन जब उसकी कंडीशन जब खराब होती है ना, 1-2 महीने के अंदर ही बेचारा दम बिल्कुल, अभी लगा कि बढ़िया से तो खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दर्द आया है बस, उसके बाद जैसे डायग्नोस हुआ कि हाँ कुछ कैंसर जैसा कुछ दिख रहा है, लो ना, ऐसा नहीं है कुछ सुनने के बाद इतना रैपिड वो फैलता है ना कैंसर, जो होता है जिसकी मेटास्टेसिस रेट होती है, मेटास्टेसिस इतनी जल्दी फैलती है ना, एक एक बार फैला तो बहुत जल्दी फैलना शुरू हुआ। 1-2 महीने में आदमी बेचारा एकदम सूख कर ऐसे बेचारा हो जाता है, एकदम कमजोर वीक आ जाता है, पूरे लीवर तुरंत खराब, लीवर खराब, शरीर में सूजन, भूख नहीं, एकदम कमजोर, फ्लैट, डेथ हो जाती है। तो इनकी ऐसी कंडीशन तुरंत हो गई थी। इनको कंडीशन देखकर बीसी रॉय जो फर्स्ट आई थिंक चीफ मिनिस्टर ऑफ, इनको जानते हैं आप, वेस्ट बंगाल, बीसी रॉय के नाम पर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, उनके बर्थडे के आधार पर। बीसी रॉय एक इंडिया के बहुत बड़े डॉक्टर थे, फिजिशियन थे कह सकते हैं आप। उन्होंने, क्योंकि उस समय क्या था कि वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे और बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो किसी को कुछ हो तो कम से कम उनसे सजेशन, उनसे मिलना कुछ हो जाता था। जैसे गांधी जी की भी तबीयत खराब होती तो बीसी रॉय पहुंचते थे उनके इलाज के लिए, उनको मेडिसिन लिखते थे, देते थे। तो गांधी जी कहते थे कि मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, क्या तुम पूरे हमारे जो 30 करोड़ लोग हैं, क्या उनको तुम दवाई दे सकते हो, इनका इलाज कर सकते हो? तो गांधी उनको, भाई अकेले कैसे कर सकते थे जब तक गवर्नमेंट सिस्टम ना हो। तो बोलते थे कि ये तो बापू मुझे ये नहीं पता, 30 करोड़ का नहीं कर सकता, पर 30 करोड़ को जो रिप्रेजेंट करने वाला है उसका तो मैं इलाज कर सकता हूँ। बीसी राय ये कहा करते थे। बीसी राय इनको सजेस्ट करते हैं कि यू गो टू मुंबई जाओ, बम्बई जाओ, वहाँ अपना इलाज तुम्हारा होगा। बम्बई आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है कैंसर वैंसर के लिए ही गए होंगे। टाटा मेमोरियल तो आज भी जानते हैं, किसी को कुछ होता है तो टाटा मेमोरियल, कैंसर हुआ तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे। तो ऐसी कंडीशन जब डेथ हुई बेचारे की, तो जब उनको जब तबीयत खराब हुई, तो उनको जब एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जब जा रहे थे, तो हमारे प्रधानमंत्री सब लोग खड़े थे, उनको विश कर रहे थे, मतलब बाय कह रहे थे, जा रहे थे, जान रहे थे, सबको पता है कि हो सकता है वापस आए या ना आए। वहाँ जब जाते हैं तो हम मोरारजी देसाई लोग, वहाँ लोग उनको रिसीव करते हैं, जो कंडीशन है बेचारे डेथ करती होती है इनकी। तो ऐसे देश को रिपब्लिक बनने से पहले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो जाती है। तो सोचिए लाइफ कितनी हॉरेबल, कितनी शॉर्ट है, कब चंद भर में कब किसको क्या निकल जाए, नो वन नोज। तो ये रहा सरदार पटेल जी के बारे में। अब है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो भाई बता देता हूँ मैं। भीमराव अम्बेडकर जो है मराठी बिलोंग करते थे, लेकिन महाराष्ट्र के में जन्म, सॉरी एमपी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। आ, मेरे पास भी एक क्यूरियोसिटी कब आई थी, क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ, जब मैं पौंडीचेरी में रहता था, तो मैं देखा कि वहाँ भी अम्बेडकर साहब के बहुत जगह फोटो 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 पोस्टर रहे थे। तो उससे पहले मैं क्लियरली बता दूं, मैंने भी अम्बेडकर साहब के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं था। जैसे हिस्ट्री में आप लोग पढ़े हो, ज्योग्राफी, सिविक्स, मॉरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब मैथमेटिक्स सब पढ़े हो, मैंने भी पढ़ा था। मेडिकल साइंस में था तो पहले मेडिकल साइंस में फुली फोकस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो वहाँ देखे इतने सारे, तो मैंने भी सोच सर्च किया कि भाई क्या इधर से ही बिलोंग करते थे क्या,
कि भाई इतना इनका साउथ में भी कैसे इनका नाम है भाई। जनरली वहाँ साउथ में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो उनका फोटो ज़्यादा दिखता है, पुराने चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं उनका भी फोटो ज़्यादा दिखता है, इनका फोटो। तो फिर तो मुझे पता चला नहीं, ये साउथ इंडिया से नहीं थे तो नॉर्थ इंडिया मतलब महाराष्ट्र एमपी में जन्म हुआ था। डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते थे, दलित फैमिली। महार जो है इनके जो और भी जो भाइयों में कई भाई थे, लगभग 15-16 भाई बहनें थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 16 में से ये एक इकलौते थे जो पढ़ने में काफ़ी तेज। कम उम्र में ही इनके फैमिली में इनके फादर, शायद फादर या मदर की डेथ हो जाती है। इतनी बड़े फैमिली को चलाना, कहीं अंकल के पास किसी के पास रह के पढ़ाई की। इंडिया से एक पहले व्यक्ति थे जो यहाँ बॉम्बे में आके वहाँ एक बहुत रेपो कॉलेज का एग्जैक्ट नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, इनकी क्वालिटी बता रहा हूँ। उस कॉलेज में इनकी एडमिशन हुई, फिर ये लंदन में, अमेरिका में, वहाँ कैलिफोर्निया के एक यूनिवर्सिटी में वहाँ भी गए पढ़ने। स्कॉलरशिप के जरिए गए। तो उस समय भी स्कॉलरशिप निकालना, एग्जाम निकालना, इतनी इंटेलिजेंट ब्रेन थी इनकी, इनकी शार्प इतनी मेमोरी पावर, कुछ भी पढ़ा तुरंत रह गया रिटेन। ऐसे इतनी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। भगवान के द्वारा हुआ एक दिमाग इनको दिया हुआ था, मतलब खुदा भगवान जो भी कहें कि इतना तेज बनाया था इनको। स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन होता था इनके इनके लिए क्या होता था कि स्कूल में आम बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते हो, अलग बैठोगे। अपना घर से अपना झोला बोरा लेके आओगे, बोरा बैठा लगा के बैठोगे, अपना बोरा लेके जाओगे। पानी पीना हो तो जो प्यून है, चपरासी है, उसको बोलोगे। अब कल जाके वहाँ वहाँ जो हैंड पंप होता है उसको जाके चालू नहीं कर सकते। वो कोई प्यून हो वो आपको हाथ ऐसे करोगे, पानी पियोगे। गाड़ी वाड़ी में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब बैठ रहे हो तो अलग उधर साइड में अलग बैठोगे। इनके जाने के बाद वहाँ पानी छीटा जाएगा। मंदिर में उनको जाने के परमिशन नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ भी उसको फेंक दिया, निकाल दिया जाता था। तो ऐसे इनके साथ भी ऐसे होता था। पढ़ने में उतना अच्छा है स्टूडेंट, अच्छा मार्क्स ला रहा है, फिर भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जबकि साफ सुथरा। सोचो, इसलिए उन्होंने बाद में क्या किया कि कभी भी जब भी देखोगे टाई बेल्ट कोर्ट में ही रहा, कोर्ट में क्या हम किसी से कम नहीं है। ये भी वो कहने का मतलब कोई हमसे डिस्क्रिमिनेट कर सकता नहीं कर सकता। तुम धोती कुर्ता में रहने वाला देखो, मैं ऐसे रहता हूँ। इन्होंने कॉमर्स में सॉरी इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स से एमए किया, फिर लॉ की भी पढ़ाई की। तो ऐसे ऐसे इनका सिलसिला रहा। सोचो, उस समय के एक फर्स्ट पर्सन थे जो उनके बारे में कहा जाता है कि ये यूएसए में जो स्टडी के लिए गए थे। तो इतने इंटेलेक्चुअल रहे भीमराव अम्बेडकर। यहाँ तक कि मैं बता दूं, भीमराव अम्बेडकर जो हैं दो शादियाँ हुई इनकी। पहली शादियाँ वाइफ डेथ कर जाती है, फिर दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी ये करना चाहते नहीं हैं। ये डायबिटीज़ के पेशेंट थे, उन्हें 1940 से ही इनको डायबिटीज़ था। सीआरटी का पेन इन्हें काफ़ी रहता था, कैटरेक्ट दिखाई भी नहीं देता था लास्ट के टाइम में। और दर्द काफ़ी कमर में रहता, दर्द से बहुत परेशान रहते थे। सिंपल घर में रहना उनका जो था बहुत। अभी तो इनकी इतनी मूर्ति, इतना पैसा खर्च करते, इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरी इतनी मूर्तियाँ बनाई जाएगी हर जगह, पार्कों में, यहाँ वहाँ, मेरे बर्थडे में इतने सारे पोस्टर चिपकाए जाएंगे, इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। काफ़ी माइजरी लाइफ लास्ट में उनकी रहती थी, मतलब दर्द में। तो एक फीमेल जो नर्स थी, नर्स नहीं थी, आई थिंक फिजिशियन थी। तो उन्होंने उनको केयर किया, उन्हें उनसे कहीं ना कहीं जो भी वो अफेक्शन प्यार हुआ, उनसे उन्होंने शादी की। इनका ये कहना था कि अगर ये ना होती तो मैं 10 साल पहले ही मर गया होता। इनका ये स्टेटमेंट दिया करती, जो इसने मुझे केयर किया है और हर कोई की बस की बात नहीं थी। तो और मैं बता दूं 1942 में के आसपास ये वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये लेबर मिनिस्टर भी रह चुके थे पहले। और कई लोग बोलते हैं कि इनके बारे में कि ये कभी इलेक्शन लड़े नहीं थे। और हाँ, ये मैं बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। इनकी ये डिप्रेस क्लास के थे, एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी होती थी, इससे बिलोंग करते थे। तो कई बार शायद इलेक्शन ये कभी जीत नहीं पाए थे, इनके बारे में ये कहा जाता है। तो एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, जब ये संविधान में मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब लॉजिक दिया करते थे, इंटरप्रेट किया करते थे, सारा मेंबर शांत, कोई आर्गूमेंट नहीं, एकदम सब चुप। जो लॉजिकल वे में जो एक्सप्लेनेशन दिया करते थे, एकदम फोर्सफुल आर्गूमेंट ये दिया करते, आर्गूमेंट ये देते थे। तो ये क्वालिटी थी इस बंदे में, मतलब भीमराव अम्बेडकर साहब में। भीमराव अम्बेडकर साहब को भीमराव कहने का मतलब होता है कि रेस्पेक्टेड फादर के तौर पे इनको, आई थिंक भीमराव एक मराठी वर्ड है जिसमें बोला जाता है रेस्पेक्टेड फादर को भीमराव बोला जाता है। बड़े पापा, बड़े फादर, इनको ऐसा कहने का मतलब होता है भीमराव।
और इनका नाम, हाँ मैं ये बता दूं कि इनको बहुत सारे लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया, पर एक पंडित ब्राह्मण टीचर थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था। इनका नाम भीमराव अंबेडकर, जो अम्बेदवाकर कुछ ऐसा हुआ करता था, उन्होंने बोला कि अम्बेदवाकर ऐसा मत रखो, अंबेडकर रखो। उन्होंने उनको पढ़ाने में हेल्प किया, पढ़ाया। तो एक ब्राह्मण टीचर का भी एकदम कंट्रीब्यूशन रहा। तो आप ये रैंडमली नहीं बोल सकते हो कि सब लोग इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया मैक्सिमम, कोई तो था अच्छा जो इनके लिए था। तो इन्होंने इतना डिस्क्रिमिनेशन देखा कि भाई हमारा डिप्रेस क्लास, मतलब हम हरिजन या कहो शेड्यूल कास्ट होके हिंदू का मेंबर है ही नहीं, ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया रहा है। तो फाइनली इनको हिंदुत्व से नफरत हो गई, बुद्धिज्म की ओर कन्वर्ट किए। बुद्धिज्म को यहाँ तक कि श्रीलंका में भी गए, बुद्धिज्म लर्निंग ली वहाँ से, बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंशियल हुए। हालांकि ये शुरू में सिख को एक्सेप्ट करना चाहते थे, सिखिज्म को। सिख में देखें कि बहुत लंगर चलती है उनमें, जो त्याग की भावना, धर्म सेवा की भावना बहुत ज़्यादा होती है सिख में। शायद आपको कोई भिखारी मिल जाएगा जो सिख हो और भिखारी भीख मांग रहा हो, मेहनत में विश्वास करते हैं। लेकिन जब रिलीजियस लीडर्स से बात की, तो जब इनको रियलाइज हुआ कि जब सीख में जाऊंगा तो मेरा जो वैल्यू जो रहेगा ना, सेकंड क्लास का वैल्यू रहेगा। वो नॉर्मल सीख में मेरे कन्वर्टेड कहलाऊंगा, तो वो रेस्पेक्ट मुझे नहीं रहेगा। तो जिस कारण से ये क्या करते हैं, ये इस चीज़ को, मतलब सिखिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया, वो बुद्धिज्म की ओर उनकी टेंडेंसी गई। तो आज भी जब उनका जन्म, जब वो डेथ किए, जब मरे वो भीमराव अम्बेडकर, लास्ट में डेथ होती है, तो उस दिन बहुत सारे जो है शेड्यूल कास्ट लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, बहुत सारे लोग। आज भी ऐसा डे आता है, मैंने कहीं पढ़ा है, देखा है न्यूज में, कि कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली के बताता हूँ, 10,000 लोग एक साथ डिप्रेस क्लास जो थे वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए। क्यों? कहते हैं भाई हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, रिजर्वेशन एक मिलता है, वो सिर्फ बेनिफिट है उनको, बाकी सोसाइटी में उनको अभी भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर साहब की एक कहानी थी। हम्म, तो सोचें, एक इकोनॉमिक्स भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, लॉयर भी थे। अब है एक एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट पर कोई एडवाइजरी कमेटी छोड़ है। माइनॉरिटी के लिए होना चाहिए, ट्रैवल के लिए। एंड एक्सक्लूडेड एरिया, कुछ एरिया को एक्सक्लूड कर दिया गया, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, इसमें सरदार पटेल है, तो ज़्यादा बस ऐसे आपको नाम याद कर लेने की ज़रूरत है। तो और जो एक कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी के लिए एंड ट्रैवल एरिया के लिए, कुछ एक्सक्लूडेड एरिया थे जिसके इसके में भी सब कमेटी बनाए गए छोटे छोटे। अब मैं बता दूं, फंडामेंटल राइट जो सब कमेटी थे, फंडामेंटल राइट के लिए जो सब कमेटी थी, जो उसको लीड कर रहे थे जेबी कृपलानी साहब का मैंने बताया था 1947 वाला जो सेशन चल रहा, सॉरी, जब माउंटबेटन को जाकर वो बोलते हैं कि भाई अब पाकिस्तान को अलग कर दे ही दो उसको, तो उसमें कृपलानी साहब ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और देखें, माइनॉरिटी सब कमेटी, जेबी कृपलानी के बारे में बता दूं थोड़ा बहुत, कि इनकी जो वाइफ थी सुचिता कृपलानी, मैंने पहले चर्चा किया था, वो भी चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। जो इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल जो चीफ मिनिस्टर रही, वो सुचेता कृपलानी थी। जेबी कृपलानी साहब, ये इनके बारे में कहा जाता है कि देखें, इनका भी बाद में कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा ये रहा, कि कांग्रेस में जब ये बाद में लगभग, आप जानते हैं इमरजेंसी आए, तो जयप्रकाश नारायण और जेबी कृपलानी साहब ने मूवमेंट स्टार्ट किया था उसमें, कि देखा कि इंदिरा गांधी काफ़ी डोमिनेट, उसमें जिंदा थे ये जेबी कृपलानी साहब, क्योंकि 1880 का डेट ऑफ बर्थ था, तभी डेट भी हुई है उनकी 90 के आसपास में, तो उसमें अलाइव थे। तो उसमें जयप्रकाश नारायण के साथ मूवमेंट की थी इमरजेंसी के, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। तो काफ़ी उनमें इंदिरा गांधी की तरफ के लिए कि भाई बहुत डिक्टेटर बन गई है, किसी का नहीं सुनती है, फैमिली ही उनका ज़्यादा डोमिनेंट हो गया था, इस बात के लिए इन्होंने फाइनली विरोध किया। सोचिए, जो जो फ्रीडम में मूवमेंट में पार्टिसिपेट के बाद में कांग्रेस में उनको पत्ता काट दिया गया बाद में। तो सिर्फ ये कहने का उनका बाद की लाइफ के बारे में मैंने, मेरा बताने का ये पर्पस है और कुछ नहीं। और इनकी वाइफ तो, इनकी यूपी की जो चीफ मिनिस्टर बनी थी सुचिता कृपलानी। जो मैंने माइनॉरिटी सब कमेटी के जो बताया, एससी मुखर्जी के बारे में पहले ही बताया था ना, माइनॉरिटी कमेटी के जो एक मेंबर आएंगे एससी मुखर्जी, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली बने थे। तो एससी मुखर्जी के बारे में मैंने बताया था क्या, कि ये क्रिश्चियन लीडर थे एक तरह से, वहाँ वेस्ट बंगाल से उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, और वो गवर्नर भी बन चुके थे वहाँ
आई थिंक वेस्ट बंगाल के पहले एक दूसरे या तीसरे गवर्नर भी रह चुके थे, एस सी मुखर्जी। तो कृपलानी साहब के बारे में हो गया। अब हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है असम वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट एंड एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी, गोपीनाथ बारदोलोई एक है, मैं ज़्यादा इतना जानने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर डायरेक्ट ऐसे याद कर लेना आपको, या फिर इसका मैं रिपीट नहीं करूँगा बस। अब देखिए जो है कंसेप्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, इसके जो कमेटी के जो हेड कर रहे थे कोई नाम नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो उधर जो मुस्लिम मेजोरिटी थी, मुस्लिम लीग का था, वो पार्टिसिपेट किया नहीं था कमेटी में। जब इंडिपेंडेंट हुआ तो वो कमेटी ही एरिया ही ख़त्म हो गया, तो उस कमेटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, तो उस कमेटी के कोई बाद में कोई लीड करने वाले कोई बने ही नहीं, कोई इसके चेयरमैन कोई बने ही नहीं, तो इसलिए यहाँ कोई नाम नहीं है किसी का। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रूल बनाने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गौड़ ने बता दिया। स्टेट कमेटी जो है कमेटी फॉर द नेगोशिएटिंग विथ स्टेट, अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ स्टेट कमेटी कहते हैं कि या कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग, स्टेट के साथ नेगोशिएट कौन कर रहा था, कर तो रहे थे वल्लभ भाई पटेल, लेकिन यहाँ जो है जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। बच्चों ध्यान देंगे, ये देखकर कंफ्यूज करने की कोशिश किया जा सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ तो बढ़िया एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट कमेटी जो नेगोशिएटिंग कमेटी की बात हो गई तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ पटेल का नाम नहीं है। तो अगर नहीं इस चीज़ को फोकस करोगे तो एग्जाम में दोगे दिया जाएगा, थोड़ा गेस करके बनाने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी का होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रूल्स कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी दोनों के राजेंद्र प्रसाद। माइनॉरिटी कमेटी में देख लें, छोटे छोटे ये फाइनेंशियल कमेटी, ये सब क्रेडेंशियल कमेटी थोड़ा थोड़ा है, नाम है आपको याद करना है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने चर्चा कर दिया था। और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के बारे में थोड़ा बता दूँ, ये ऑफकोर्स ये साउथ इंडियन थे, साउथ के थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के बारे में बोला जाता है क्या कि देखें, आदि कृष्णा स्वामी अय्यर के जो अभी भी जनरेशन उनके हैं, जो उनके बेटे या उनके पोते, उनके जो बेटे थे उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, तब एक मद्रास में एक मैथमेटिक्स के लिए एक इंस्टीट्यूट है, उसको इस्टेब्लिश करवाया था। और उनका बेटा एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है, वो जानने की जरूरत नहीं है। तो कृष्णा स्वामी अय्यर ऑफकोर्स लॉयर तो रहे ही होंगे, ये वहाँ के मद्रास के एडवोकेट जनरल रह चुके थे। मैक्सिमम लोग कुछ समझ नहीं आया तो एडवोकेट तो है ही है, ये जान लो, लॉ तो स्टडी किया ही किया है जो जो मेंबर रहे हैं। अब है हाउस कमेटी, घर वाले कमेटी, उसका बी पत्ता भी सीताराम मैया। सीताराम मैया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सीताराम मैया वो पर्सन थे, जब 1939 में कांग्रेस का जब सेशन चला था तो उसमें प्रेसिडेंसी के लिए जो दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस एंड पितावी सीतारामैया, ये साउथ इंडियन आंध्रा से थे। तो गांधी जी ने सपोर्ट किया था पिता इनको सीतारामैया को, तो पताभी है, पताभी सीतारामैया को सपोर्ट किया था महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे कैंडिडेट होंगे, इनके लिए आप वोट दें, लेकिन उसमें सुभाष चंद्र बोस का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था, इतना दबदबा चल रहा था, करिश्मेटिक पर्सनालिटी थी, तो सब लोगों ने उनको वोट दिया, उनको जिताया। गांधी जी ने फिर बाद में स्टेटमेंट दिया, सुभाष चंद्र बोस को कंग्रेचुलेट किया, बधाई दिया। अभी देखते हैं कि कितना राइवल्डी पार्टी हो, जब कोई जीतता है ना तो मतलब एक होता है कि कटेसी होता है, बेसिक कटेसी, कि आपको उसको बधाई देना ही नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेसन करना है, भले पहले बहुत गाली दे रहे हो, जीत गया तो उसको बोला कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो आपको, मुंह बना के बोलो चाहे मुस्कुरा के जबरदस्ती बना के बोलो, लेकिन बोला बधाई दी, लेकिन ये बोला कि सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी हार है। कहने का मतलब, मुझे तुम लोग कहते हो कि इतना मानते हो, मेरी बात को सुनते हो, मैंने कहा वोट देने, कहाँ वोट दिए तुम लोग, इसका मतलब मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो बहुत नाराज हुए उस बात को लेकर कि भाई उनकी हार नहीं है, मेरी हार है। तो पिताजी सीतारामैया के बारे में ये है, ये एक डॉक्टर थे, पेशे से डॉक्टर थे, अभी मैं भी हूँ, मैं भी रह चुका हूँ, मैं भी हूँ। तो जब मैं उनसे कोरिलेट नहीं कर रहा, ये लोग बहुत ग्रेट पर्सन है, हम लोग कुछ नहीं है इन लोग के सामने। तो ये पिताजी डॉक्टर थे, ये प्रोफेशन छोड़ के ये आए, पॉलिटिक्स में आए, कहीं ना कहीं त्याग या सर्विस की भावना थी इनकी। पिताजी सीतारामैया के बारे में और बता दूं कि शायद इनके जब इनके बाद जेबी कृपलानी के बाद जो है ना, इनके बाद ये बने शायद कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट जो बने,
तो कॉन्डेंसेस का उसके बाद ये जेबी की प्लानिंग के बाद ये पिताजी सीतारमैया बने। पिताजी सीतारमैया आपको एक जेवीपी कमेटी आपको आएगी जब मैं पढ़ाऊंगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये सब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो स्टेट कैसे फॉर्मुलेट किया जाए किस बेसिस पर, तो उसमें एक जेवीपी कमेटी बनी थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिताजी सीतारमैया की रिकमेंड कि आप उसमें डिसाइड करेंगे कि स्टेट किस बेसिस पर बनाया जाना चाहिए। तो उसके मेंबर भी ये पिताजी सीतारमैया थे। तो ये है। एंड ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के बारे में के एम मुंशी, ये के एम मुंशी बहुत बार बार नाम मिलेगा, बाद में चैप्टर जब पढ़ाते रहूँगा। के एम मुंशी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये चीज़ कहा था, के एम मुंशी ने ऐसा कहा था कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। के एम मुंशी गुजरात के थे, फेमस लॉयर थे, लॉ एक्सपर्ट थे। और इतना ही है इसके बारे में, इनके बारे में और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने बहुत सारी जो बातें बाद में बीच बीच में कही है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक मैटर चल रहा था कि फीमेल में जो मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम का मैटर था, ऐसे कर्नाटका हाई कोर्ट पे चल रही थी क्या कि हिजाब फीमेल जो पहनती है स्कूल में नहीं पहनेगी, कॉलेज में नहीं पहनेगी, इस पर एक केस चल रहा था बेंगलोर हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट का है, बेंगलोर हाई कोर्ट कर्नाटका के हाई कोर्ट में। तो उसमें जो एडवोकेट जनरल जो थे वो बार बार ये सब जिक्र क्या कर रहे थे, के एम मुंशी का, अलादी कृष्णा स्वामी का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने ये कहा था कि वहाँ राइट ऑफ फ्रीडम की बात हो रही थी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही थी, फेथ कॉन्सियस, फ्रीडम ऑफ कॉन्सियसनेस, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड बिलीफ। तो उसका डिटेल डिस्कशन हो रहा था। तो मैं एक्चुअली आर्गूमेंट वो सुन रहा था, तो मैं वहाँ जाके नहीं सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट में चलो आकर सुन लेता था, वो अलग बात, वहाँ नज़दीक था। वहाँ तो बेंगलोर को मतलब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन चल रही थी, तो ऑनलाइन में मैंने लाइव चलती थी तो ऑनलाइन में मैं देखा था ये है बस। तो के मुंशी का बार बार नाम आएगा। एडहॉक कमेटी का जो बने नेशनल फ्लैग के लिए राजेंद्र बाबू। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.and Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा।
और जो आईडी जो होता है @dr_vikas_ias, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट। थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड, एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP @MER एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलता रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।